ओके, सो पिछले क्लास में हमने चेरो रिवोल्ट के बारे में डिटेल में बात किया था एंड आज हम आगे बात करने वाले हैं आपका, ठीक है, भोक्ता विद्रोह के बारे में। सर टेस्ट में कितना सेफ स्कोर है ये चीज़ थोड़ा सा समझिएगा। हर एक टेस्ट का लेवल अलग अलग होता है और टेस्ट के बेसिस पर हम नहीं कह सकते कि सेफ स्कोर क्या होने वाला है। और देखिए, ये अंदाजा तब लगाया जा सकता है जब हर साल एग्जाम हो रही हो, है ना। यहाँ पिछले 8 सालों से एग्जाम्स नहीं हुए हैं। अगर वाकई में आपको लगता है कि जो है तैयारी पे या सिलेक्शन लेनी है तो अपनी तैयारी को मजबूत करने पे फोकस कीजिए, न कि टेस्ट के स्कोर पर जानने पर। ठीक है, मेरा जो मानना है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब आप एक तरह से इस चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं, ठीक है, वो एक बारी देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपका कौन सा, हम बात करने वाले हैं भोक्ता विद्रोह। ये दरअसल जो है आपका चेरो विद्रोह का समकालीन था, या चेरो विद्रोह का एक कह सकते हैं कि कंटेम्प्रेरी, या फिर कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री एक तरह से रिवोल्ट था, यानी चेरो विद्रोह का अनुपूरक आंदोलन जिसको एक तरह से कहते हैं। 1770 में एक तरह से शुरुआत हुई, 1771 में एक तरह से खत्म हो गया। कहाँ पे हुआ ये? पलामू रीजन में हुआ। क्यों हुआ था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जैनासी भोक्ता को पलामू किला छोड़ने का आदेश दिया गया था। क्यों आदेश दिया गया था? क्योंकि कैप्टन जैकब कैमक चाहता था कि चित्रजीत राय कमजोर हो जाए, और अगर जैनासी भोक्ता पलामू के किले से हट जाएगा, क्योंकि चित्रजीत राय का सारा पावर था किसके पास? यूं कह सकते हैं जैनासी भोक्ता यानी दीवान ऑफ पलामू के पास। तो ब्रिटिश सरकार यहां पर चाहती थी कि ब्रिटिश सरकार या फिर कैप्टन जैकब कैमक चाहता था कि ये यहां से हट जाए, और इसके लिए जैनासी भोक्ता के पास एक लेटर आता है। और ये लेटर आता है कहां से? ये लेटर आता है आपका पटना काउंसिल से। ये बात है आपका कब? 9 जनवरी 1771 की बात है ना। एक लेटर आता है, और ये लेटर आता है किसके थ्रू? तो याद रख लीजिएगा, गुलाम हुसैन के द्वारा एक तरह से ये लेटर लाया जाता है किसके पास? आपका जैनासी भोक्ता के पास। और उस लेटर में लिखा रहता है कि आपको क्या करना है? पलामू किला छोड़ना है ना, पलामू किला छोड़ना है। लेकिन जैनासी भोक्ता ने भी कुछ टर्म एंड कंडीशन रखे, लेकिन जो है आपका वह टर्म एंड कंडीशन, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार मानने से इनकार कर देती है। परिणाम स्वरूप ये निकलेगा कि जैनासी भोक्ता अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देता है। उसी को कहा जाता है आपका भोक्ता विद्रोह कहते हैं। क्या बोलते हैं? भोक्ता विद्रोह कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर युद्ध लड़ाई मतलब युद्ध शुरू होगी, और इसमें जैनासी भोक्ता और कैप्टन जैकब कैमक के बीच में ये लड़ाई होती है, जिसमें जैनासी भोक्ता भागकर सरगुजा चले जाते हैं, और उसके बाद जो है विद्रोह क्या हो जाएगा? अपने आप समाप्त हो जाएगा। याद रख लेनी कब हुआ, कहाँ पर हुआ, कारण क्या था, नेतृत्वकर्ता कौन हुआ, और दमनकर्ता में कैप्टन जैकब कैमक का नाम आपको याद रख लेना है। चलिए आगे बात करते हैं, वो है आपका घटवाल विद्रोह। घटवाल का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो इसको समझिएगा, क्योंकि ये काफी एक कंफ्यूजिंग वाला विद्रोह टाइप का आपको लगेगा कि घटवाल एक अजीब, न तो जाति से संबंधित है ना किसी से। घटवाल का मतलब होता है पहाड़ी क्षेत्र में महसूल वसूलने वाला। पहाड़ी क्षेत्र में महसूल, महसूल यानी एक प्रकार का टैक्स वसूलने वाले को ही क्या कहा जाता है? आपका घटवाल कहा जाता है। याद रखेंगे, है ना। सरगुजा जाने के पीछे कारण ये है कि पूर्व की ओर जा नहीं सकते, क्योंकि पूर्व की ओर जो है आपका रामगढ़ राज हुआ करता था, झरिया राज, खड़गड़िया राज, चाई चंपा, केंदी, और इधर सरगुजा एक, ठीक है, फॉरेस्ट वाला एरिया है। तो भागकर यहाँ जाकर छिपना जो है सभी
क्रांतिकारियों के लिए या फिर कह सकते हैं जो विद्रोही हुआ करते थे, है ना, उनके लिए आसान था और इसलिए सरगुजा भाग कर एक तरह से जाते थे, ध्यान रख लीजिएगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये जो विद्रोह हुआ ये रामगढ़ के घटवालों के द्वारा हुआ था 1772 से लेकर आपका 1773 के बीच में। रामगढ़ के घटवालों द्वारा। बाय द घटवाल ऑफ रामगढ़, एक तरह से ध्यान रख लीजिएगा। कारण अगर आपसे पूछा जाएगा तो ब्रिटिश मिसबिहेवियर टुवर्ड द किंग ऑफ रामगढ़ was the main reason or cause for the घटवाल रिवोल्ट। नाउ अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं, जिस राज्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो राज्य है कौन सा आपका, वो है आपका, ठीक है, ये वाला रामगढ़। इसी राज्य में ये घटना होगी, याद रख लीजिएगा। दरअसल इस समय यहाँ का जो राजा हुआ करता था, यहाँ का राजा जो था उसका नाम था मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह, ठीक है। इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो था आपका रामगढ़। रामगढ़ इसकी राजधानी हुआ करती थी, है ना। इसका एक रिश्तेदार कहां पर रहता था आपका, इचाक में। इसका रिश्तेदार तेज सिंह कहां पे था आपका, इचाक में। ध्यान रख लीजिएगा 1767 में ढालभूम क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा होगा। 1771 में पलामू क्षेत्र पर कब्जा होगा। 1771 में ही छोटानागपुर खास के राजा द्रपना शाही ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन जब हम एक तरह से बात करते हैं कहाँ की, पलामू क्षेत्र, सॉरी, रामगढ़ क्षेत्र की, तो रामगढ़ अभी भी जो है पूरी तरह से क्या था आपका, स्वतंत्र हुआ करता था। हालांकि अब यहाँ पर कैप्टन जैकब कैमक के पास, है ना, एक तरह से ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि रामगढ़ का राजा किसी भी तरह से उनकी अधीनता स्वीकार कर ले। तो कैप्टन जैकब कैमक क्या करेगा, एक प्रस्ताव भिजवाएगा रामगढ़ राजा के पास कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, हम आपको प्रोटेक्शन एक तरह से देंगे। अब होगा ये कि कैप्टन जैकब कैमक की इस प्रस्ताव को रामगढ़ का राजा ठुकरा देता है। तब जाके कैप्टन जैकब कैमक ने क्या किया, केंदी के राजा चाय चंपा के राजाओं को अपने साथ मिला लिया डरा धमका करके। तब जाके रामगढ़ के राजा को लगने लगा कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो शायद हम अपने आप को संभाल न पाएं और हार का सामना करना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि कैप्टन जैकब कैमक की जो प्रस्ताव है उसे स्वीकार कर लिया जाए। रामगढ़ के राजा ने अपने वकील को भिजवा करके कैप्टन जैकब कैमक से एक तरह से मिलने को बोला। कैप्टन जैकब कैमक से जाकर मिला और कहा कि रामगढ़ का राजा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के लिए, ठीक है, राजी हैं। कैप्टन जैकब कैमक ने, है ना, कैप्टन जैकब कैमक ने क्या किया कि जाके मिला किसके साथ आपका, ठीक है, जाके मिला पटना काउंसिल से, और पटना काउंसिल से मिलने के बाद रामगढ़ के राजा के लिए एक लीज अग्रीमेंट रेडी करवाई। और वह लीज अग्रीमेंट जब रामगढ़ के राजा के पास आया तो रामगढ़ का राजा उस लीज अग्रीमेंट को देखकर आग बबूला हो गया। उसने कहा कि आप एक राजा के साथ डील कर रहे हैं, मैं कोई रैयत नहीं, क्योंकि वो जो लीज अग्रीमेंट था मात्र 25,000 रुपये का था। यानी जो है आपका पूरा रामगढ़ 25,000 रुपये में एक तरह से, ठीक है, लाइक अंग्रेजों को एक तरह से देना था कहने मतलब 25,000 रुपये इसको वार्षिक पेंशन मिलता और उसके तहत जो है, ठीक है, अंग्रेज यहाँ पर क्या करते, टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। और इस कारण से रामगढ़ के राजा ने वह ठुकरा दिया, ठीक है। तब जाके
कैप्टन जैकब कैमक को ये लगा कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा, और उसने क्या किया, ठीक है, जो तेज सिंह जो कि एक तरह से कहां पर इचाक में हुआ करता था, तेज सिंह के पास एक व्यक्ति को भेजा और बोला कि आप पहले जो है ना इसे बहकाओ। तेज सिंह के पास, ठीक है, व्यक्ति पहुंचा और उसने तेज सिंह को भड़काने का काम किया और कहा कि रामगढ़ पर जितना अधिकार मुकुंद सिंह का है उतना ही अधिकार आपका भी है। और इस तरीके से ध्यान देंगे कि तेज सिंह इस बात से बहक गया और रामगढ़ के राजा पर बिना सोचे समझे अटैक कर दी। लेकिन रामगढ़ का राजा पहले से तैयार बैठा हुआ था, उसने तेज सिंह का मुकाबला किया और तेज सिंह को बुरी तरह से हरा करके उसे वापस इचाक भेज दिया। तब जाके जो है तेज सिंह फिर से कैप्टन जैकब कैमक के पास जाकर मिलेगा और कैप्टन जैकब कैमक ने सहायता की तेज सिंह की, और उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए छोटनागपुर खास के जो राजा थे जिनका नाम था द्रपनाथ शाही, द्रपनाथ शाही को एक तरह से कहा कि आपको साथ देना है। इसके अलावा जो है आपका, ठीक है, पलामू का राजा जो बन चुका था कौन, गोपाल राय, गोपाल राय को भी कहा जाएगा कि आप भी एक तरह से सहायता करेंगे। इधर केंदी के राजा और जो आपका चाय चंपा के राजा भी क्या किए, ठीक है, तेज सिंह की सहायता करने के लिए रेडी हो गए। अब यहां पर बारी थी आपका जो है, ठीक है, आक्रमण करने की। याद रख लीजिएगा, रामगढ़ पर क्या होगा, आपका अटैक होगा, है ना, रामगढ़ पर क्या होगा, अटैक, अटैक ऑन रामगढ़, अटैक ऑन रामगढ़। रामगढ़ पर क्या होगा, अब अटैक होगा, क्योंकि पूरी सैन्य शक्ति इनकी जो है एक तरह से आ चुकी थी, है ना, और जो है एक तरह से ये अटैक जो एक तरह से करने का निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। उत्तर की तरफ से तेज सिंह और दक्षिण की तरफ से आपका कैप्टन जैकब कैमक। जैसे ही यहां पर अटैक होगा वैसे ही क्या होगा, आपका रामगढ़ का राजा जो है एक तरह से क्या होगा, आपका भाग जाएगा, है ना। तो अटैक होगा। अब यहां पर एक तरह से मुकुंद सिंह क्या हुआ, आपका भाग गया। मुकुंद सिंह फ्लेड कह सकते हैं या स्केप्ड कह सकते हैं, है ना, ये जो है एक तरह से मुकुंद सिंह यहां से भाग गया। क्यों भाग गया, क्योंकि अपनी जान बचानी जो है एक तरह से ज्यादा जरूरी थी, ठीक है। क्योंकि दक्षिण की तरफ से अगर आप देखेंगे तो कैप्टन जैकब कैमक ने एक तरह से अटैक किया था, कैप्टन जैकब, जैकब कैमक, जैकब कैमक ने अटैक किया था। और इधर जो है नॉर्थ साइड से किसने, आपका जो है तेज सिंह ने अटैक किया था, है ना, तेज सिंह और बाकी जो सहयोगी थे वो लोग अटैक किए। अब जो है एक तरह से रामगढ़ एक तरह से क्या हो गया, आपका पूरी तरह से खाली हो गया, है ना, खाली हो गया। अब रामगढ़ का राजा जो बनाया जाता है ना, ध्यान रख लीजिएगा, रामगढ़ का जो राजा एक तरह से बनाया जाएगा, तेज सिंह को बनाया जाएगा, है ना, किसको, तेज सिंह को जो है एक तरह से रामगढ़ का राजा बना दिया जाता है, रामगढ़ का राजा, यानी तेज सिंह बिकेम द किंग ऑफ रामगढ़ इन 1772, है ना, 1772 ईस्वी में। अब उधर, ठीक है, उधर ध्यान रख लीजिएगा, मुकुंद सिंह जो भाग गया था ये जाकर मिला किसके साथ, आपका घटवालों के साथ। तेज सिंह को मारने के बाद नहीं, मुकुंद सिंह को मारने के बाद ना तेज सिंह राजा बनेगा। अब मुकुंद सिंह क्या किया, आपका जाके मिला किनके साथ, जाके मिला ये घटवालों के साथ, ठीक है। इसने कांटेक्ट की किसको, इसने कांटेक्ट की घटवाल को, घटवाल से एक तरह से हेल्प मांगा, घटवाल बोले ठीक है हम आपकी मदद करने के लिए रेडी हैं, है ना। और इस तरीके से जो है फिर क्या होगा, आपका शुरू होगा, ठीक है, मुकुंद सिंह, अरे बाबा अभी हड़बड़ाइए मत, ठीक है, हड़बड़ाइए मत। मुकुंद सिंह और घटवाल मिलकर क्या करेंगे, यहां पर रिवोल्ट करेंगे, और उसी रिवोल्ट को कहा जाता है आपका क्या, उसी को कहते हैं घटवाल रिवोल्ट कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, घटवाल रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। अब ये घटवाल रिवोल्ट एक तरह से शुरू हो जाएगा, है ना। इस बीच में मुकुंद सिंह तेज सिंह पर भी एक तरह से हमला करता है 27-28 अक्टूबर 1772 ईस्वी को, लेकिन मुकुंद सिंह की बुरी तरह से हार होती है।
प्रॉब्लम देखेगा, संकट देखेगा और मुकुंद सिंह फिर से क्या हो जाएगा आपका, भाग जाएगा। घटवालों ने मुकुंद सिंह का साथ दिया, पर धीरे धीरे एहसास होने लगा कि मुकुंद सिंह इज नॉट गोइंग टू बिकम द किंग ऑफ रामगढ़ अगेन, एंड घटवालों ने क्या कर दिया आपका, मुकुंद सिंह का एक तरह से साथ छोड़ दिया। मुकुंद सिंह का साथ छोड़ दिया। अब धीरे धीरे मुकुंद सिंह कमजोर हो गया और विद्रोह क्या हो जाएगा, अपने आप एक तरह से समाप्त हो जाएगा। इधर जो है आपका 1772 ईस्वी में, है ना, ध्यान रख लीजिएगा, 1772 ईस्वी में रामगढ़ का राजा बना कौन आपका, रामगढ़ का राजा बना आपका तेज सिंह। सबसे पहले तेज सिंह ने क्या किया, तेज सिंह ने जो है आपका रामगढ़ की राजधानी, ठीक है, याद रख लीजिएगा, कहाँ, रामगढ़ से इचाक लेके गया। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इंग्लिश में, शिफ्टेड हिज कैपिटल, शिफ्टेड हिज कैपिटल, कैपिटल फ्रॉम रामगढ़ टू इचाक, है ना। रामगढ़ से इसने अपनी राजधानी इचाक स्थानांतरित की और इचाक में बहुत सारे एक तरह से मंदिरों का निर्माण करवाया, ताकि वहां की जनता का विश्वास एक तरह से जीत सके, है ना, विश्वास एक तरह से जीत सके। इधर क्या होगा आपका, इधर मुकुंद सिंह लगातार प्रयास कर ही रहा था कि जो है किसी भी तरह से रामगढ़ पर एक तरह से अपनी सत्ता स्थापित करनी है। अब लेकिन दुर्भाग्य से कहिए कि 1774 ईस्वी में तेज सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1774 में तेज सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तब जाके जो है इसी का बेटा, है ना, पारसनाथ सिंह, याद रख लीजिएगा, पारसनाथ सिंह क्या बनेगा, पारसनाथ सिंह राजा बना, है ना, यह रामगढ़ का राजा बना, रामगढ़ का राजा बना, है ना। अब ये जो है बेसिकली क्या था आपका, थोड़ा अल्पवयस्क हुआ करता था और इसी चीज का मौका, ठीक है, इसी चीज का मौका पाकर के ये जो मुकुंद सिंह था ना, मुकुंद सिंह ने क्या किया आपका, अटैक किया, है ना। मुकुंद सिंह ने, मैं अपने आप को यहाँ पे हाइड कर दे रहा हूं सो दैट मैं जो एरो लगा रहा हूं वो आपको दिखाई दे। मुकुंद सिंह ने क्या किया, यहाँ पर अटैक किया फिर से, ठीक है, अटैक किया किस पर, पारसनाथ सिंह पर, जो कि एक तरह से तेज सिंह का बेटा हुआ करता था। मुकुंद सिंह ने हमला कर दिया पारसनाथ सिंह पर। अब यहां पर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, 18th ऑफ मार्च जब ये घटना हुई, तो आपका जो है 18th ऑफ मार्च 1774 की बात है, ठीक है, 1774 की बात है। अंग्रेजों ने क्या किया, मुकुंद सिंह की पत्नी, मुकुंद सिंह की पत्नी प्लस जो इनके जो रिलेटिव हुआ करते थे, रिलेटिव को क्या कर लिया आपका, अरेस्ट कर लिया अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने, राइट। और अरेस्ट करने के बाद उनको कहां पे, पलामू के जेल में बंद कर दिया, है ना। अब इधर धीरे धीरे जो है एक तरह से पारसनाथ सिंह, क्योंकि यहां पर क्या था ना, देखिए आपको थोड़ा सा, आपको टैक्सेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि तेज सिंह पर 71,000 रुपए एक तरह से कर लिया जाता था। ये जो कर जो निर्धारित किया गया था 71,000 रुपये, लेकिन जब इसकी मृत्यु होती है तो पारसनाथ सिंह पर कितना आपका, 81,000 रुपये एक तरह से कर लिया जाएगा। यानी ये कर क्या किया जाता है आपका, बढ़ा दिया जाता है। पारसनाथ सिंह कहीं ना कहीं इस बात से थोड़ा कमजोर होने लगेगा। अब अंग्रेजों को ये लगने लगा कि जो है पारसनाथ सिंह को राजा रखना हमारे लिए कोई ज्यादा फायदेमंद है नहीं, और इसीलिए इसकी शक्ति को छीनने के लिए 1776 में, याद रख लीजिएगा, 1776 ईस्वी में फौजदारी न्यायालय की स्थापना की जाती है, फौजदारी न्यायालय की स्थापना की जाती है, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। अब जो है एक तरह से यहां पर देखिएगा कि राजा का पावर धीरे धीरे क्या होने लगेगा आपका, कम होने लगेगा, क्योंकि अब फौजदारी मामलों में जो क्रिमिनल एक तरह से मामले हैं उस पर राजा की किसी तरह से कोई सुनवाई एक तरह से नहीं होगी, राइट। अब इधर पारसनाथ सिंह धीरे धीरे क्या करेगा, अपनी सैनिक शक्ति इकट्ठा करने लगेगा
और याद रख लीजिएगा आसपास के राजाओं के सहयोग से 1781 में उसने भी विरोध कर दिया, लेकिन कोई खास फायदा एक तरह से नहीं हुआ। अंग्रेजों ने एक तरह से राजस्व वसूली से मुक्त करके अस्थाई बंदोबस्त लागू कर दी। कब? 1793 में, है ना। 1793 में जो एक तरह से रामगढ़ जिले पर क्या कर दिया इन्होंने, अस्थाई बंदोबस्त लागू कर दिया। अब कहेंगे कि जो ये क्या रामगढ़ जिला का मतलब जितना आपने शेड किया है उतना नहीं, ध्यान रख लीजिएगा, ये बात है आपका 1773 की, है ना। पलामू प्लस छोटा नागपुर खास प्लस रामगढ़ को मिलाकर रामगढ़ जिला बनाया गया। कब? 1773 ईस्वी में। और इसका जो जिलाधीश जो बना वो बना कौन? वो बनता है आपका कैमक, कैप्टन जैकब कैमक, राइट, याद रखिएगा। तो इस पूरे रामगढ़ में अस्थाई बंदोबस्त यानी जो है एक तरह से परमानेंट सेटलमेंट एक तरह से लागू किया गया। और याद रख लीजिएगा, है ना, अब रामगढ़ के राजा का पावर और भी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, है ना। अब यहां पर ध्यान रख लीजिएगा, पारसनाथ सिंह धीरे धीरे कमजोर होता गया, याद रख लीजिएगा, है ना। और अब यह नाम मात्र का राजा रह जाएगा। हालांकि 1799 में आपका जो है दीवानी न्यायालय की स्थापना की जाती है। इसकी दीवानी न्यायालय की, यानी जिसे कहा जाता है आपका सिविल कोर्ट कहते हैं, सिविल कोर्ट की स्थापना की जाती है। राजा का पावर पूरी तरह से खत्म हो चुका और विद्रोह भी क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो चुका, ठीक है। अंग्रेज लोगों की अधीनता स्वीकार करने के बाद सेना रखने की इजाजत थी। और अधीनता में क्या होता था, अधीनता मतलब जो है एक तरह से जस्ट अंग्रेजों का जागीरदार बन जाना है, टैक्स एक तरह से पे करनी है ना। और समय समय पर जो है एक तरह से अगर मान लेते हैं कि कोई आसपास के राजा अटैक करते थे तो अंग्रेज उनकी सहायता करते थे, उनका साथ देते थे, बस यही होता था। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर विच यू हैव टू रिमेंबर कि ये घटवाल रिवोल्ट हुआ कब, 1772 से 1773। कहां पे हुआ? रामगढ़ में हुआ। कारण क्या था? तो राजा के प्रति अंग्रेजों का दुर्व्यवहार यानी ब्रिटिश मिसबिहेवियर टुवर्ड्स द किंग ऑफ रामगढ़। लीडर कौन था? मुकुंद सिंह। और दमनकर्ता कौन हुआ? कैप्टन कैमक। बस इतनी सी बातें याद रख लीजिएगा, आपका यूं समझिए घटवाल विद्रोह से सारे सवाल बन जाएंगे। और जो कहानी आपको थोड़ी सी बताई उस कहानी को याद रख लीजिएगा, दैट वुड बी मोर देन एनफ। नाउ कम टू दी पहाड़िया रिवोल्ट। पहाड़िया रिवोल्ट की हम पूरी कहानी आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले जो बेसिक चीजें हैं इसको समझ लीजिए। 1772 से लेकर 82 के बीच में 10 इयर्स तक एक तरह से बेसिकली ये चला। और ये 10 सालों में जो है बेसिकली 4 अलग अलग फेजेज में हुए, ठीक है, 4 फेजेज में। जो पहला फेज था जिसमें रमना आहड़ी ने एक तरह से लीड किया, सेकेंड फेज जगन्नाथ देव ने लीड किया, थर्ड फेज जो कि पहाड़िया लोग एक तरह से शामिल थे, और फोर्थ फेज में जो है आपका, ठीक है, रानी सर्वेश्वरी ने। जैसे से सीजन में किस तरह का क्वेश्चन आएगा? भाई देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं जेएसएससी के साथ ना तो ऑफिशियली और ना अनऑफिशियली मैं जुड़ा हुआ हूं, तो ये कहना मुश्किल होगा कि जेएसएससी में किस तरह के सवाल आएंगे। हालांकि क्वेश्चन की जो प्रकृति होगी वो एमसीक्यू टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जहां पर आपके पास प्रश्न के साथ साथ उसका उत्तर भी लिखा हुआ मिलेगा। बस आपको सही उत्तर को सिलेक्ट करना है। इसके अलावा मैं कभी आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपके 100% मेरे ही क्लास से सवाल बन जाएंगे या फिर 100% आपके सफलता की गारंटी। ये जो है ना, जो बोलते हैं एक तरह से मिसलीड करने का काम हम बिल्कुल भी नहीं करते। हाँ, जितना आपको पढ़ा रहे इतना पढ़ लीजिएगा तो आप आराम से जो एक तरह से पास कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना। आप एक तरह से मेरिट में आ सकते हैं, ये कह सकते हैं। लेकिन
मतलब ये 100% मेरे ही क्लास से आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और मैं कोई भी नहीं हूं इन सब चीजों को इजाद करने वाला, ठीक है, आई एम नथिंग, ठीक है, दीज आर ओनली इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो मैं आप सभी तक एक तरह से पहुंचाने का काम कर रहा हूं, ठीक है। मैं मतलब ऐसा नहीं कि जो मेरे पास कोई जादुई शक्ति है जो कि आपको मेरे से पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एंड ऑफ द डे यू हैव टू वर्क हार्ड, एंड आपके ठीक है काम करने पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, किसी के पास इतनी पावर नहीं कि आपको सिलेक्शन दिलवा सके, बट आपके पास ये पूरा पावर है कि आप अपना जो है एक तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी ठीक है, जो हवाबाजी तो चलती ही रहती है हर एक जगह पे, अगर उन हवाबाजी में अगर उड़ गए तो फिर तो कभी सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं व्हाट आई एम सेइंग नाउ। कहाँ पे हुआ ये हुआ आपका संथाल परगना में, है ना। नेतृत्व किसने किया आपका, रमनाहड़ी 1772 में, जगन्नाथ देव 1778 में, पहाड़िया लोग लीड किया आपका 1779 में, और रानी सर्वेश्वरी 1781-82 में। सप्रेसर की जब हम बात करते हैं तो अगस्टस क्लीवलैंड का नाम आता है। अब इसकी पूरी कहानी एक तरह से समझिएगा, है ना, पूरी कहानी समझिएगा आखिर हुआ क्या सो। सबसे पहले तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि जो संथाल परगना का जो रीजन आप देख रहे हैं, है ना, मैं इसी में बता दे रहा हूं ताकि जो है बहुत ज्यादा हमें अलग से पेजेस लेने की जरूरत ना पड़े। संथाल परगना की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो संथाल परगना रीजन में हुआ ये कि 1770 में 1770 में अकाल आया। अकाल इंग्लिश में फेमाइन जिसको कहते हैं, अकाल आया। अकाल आने के कारण से लूटपाट की घटनाएं बढ़ने लगी, है ना, क्योंकि जो भाई लोगों को अपना जीवन एक तरह से क्या करना है, लोगों को अपना जीवन जो है एक तरह से ठीक है बचा के रखना है, और उसके लिए क्या होता है आपका कि लूटपाट की घटनाएं बढ़ने लगी। अब लूटपाट की घटनाओं के कारण से जो है इस क्षेत्र की स्थिति खराब हो गई। इस क्षेत्र की स्थिति खराब हो गई धीरे धीरे। अब इस संथाल परगना में रहते कौन थे आपका, इस संथाल परगना के क्षेत्र में आपका दो बड़ी जनजातियां एक तरह से कह सकते हैं, एक आपका पहाड़िया और दूसरा है आपका कौन, ठीक है, एक तरह से संथाली। तो एक जो आपका संथाल जनजातियां रहती थी और एक जो आपका कौन पहाड़िया जनजातियां रहती थी। साथ ही साथ यहाँ पर मनसबदार भी रहते थे, मुगलों के द्वारा शुरू किया गया एक प्रथा था, ठीक है, और एक पद हुआ करता था मनसब, और जिनको मनसब का पद मिलता था उसे मनसबदार एक तरह से बोलते थे, ध्यान रख लीजिएगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो मनसबदार हैं, है ना, ये मनसबदार और ये जो पहाड़िया लोग हैं, इनके बीच में अच्छा रिलेशन हुआ करता था, मतलब ठीक है, इनके इनके जो है एक तरह से अच्छी बॉन्डिंग हुआ करती थी, है ना, इनकी जो बॉन्डिंग जो हुआ करती थी वो एक अच्छी बॉन्डिंग एक तरह से हुआ करती थी, ध्यान रख लीजिए। पहाड़िया गांव का जो प्रमुख होता है, ध्यान रख लीजिएगा, है ना, ब्लू कलर यूज कर लेते हैं। पहाड़िया गांव का जो प्रमुख होता है ना, याद रख लीजिएगा, गांव का प्रमुख उसे कहा जाता है आपका सरदार, ना क्या बोलते हैं, उसको कहा जाता है आपका सरदार बोलते हैं, सरदार बोलते हैं। अब यहां पर याद रख लीजिएगा, ये जो सरदार है ना, मनसबदारों और इन पहाड़िया सरदारों के बीच में एक विवाद उत्पन्न हुआ, और उस विवाद के कारण मनसबदारों ने एक पहाड़िया सरदार की क्या कर दी, हत्या कर दी, है ना, क्या कर दी, हत्या कर दी, राइट। अब यह हत्या होना था कि एक विद्रोह जो है एक तरह से भड़क उठेगा, और याद रख लीजिएगा वो थे आपका कौन, रमना आहड़ी, है ना, रमना आहड़ी ने क्या किया, इस विद्रोह का नेतृत्व किया, है ना, 1772 ईस्वी में
रमना आहड़ी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है, और ध्यान रख लीजिएगा, या विद्रोह शुरू एक तरह से कह सकते हैं, विद्रोह शुरू किया, और वो शुरू क्यों किया, आपका कारण था आपका जो है ये हत्या। रमना आहड़ी ने जिस पहाड़िया सरदार को सपोर्ट कर रहा था, या फिर जो पहाड़िया लोगों के साथ जो था, इसने क्या किया, उस मनसबदार की एक तरह से क्या कर दी, हत्या कर दी, हत्या कर दी, राइट। हत्या करने के बाद जो है, जो पहला फेज है बेसिकली, ठीक है, इस पहाड़िया विद्रोह का, वो हो जाएगा आपका समाप्त। दूसरा चीज अब यहां पर समझिएगा कहानी को, कहानी में अब यहां पे आएगा मोड़। 1770 ईस्वी में जब अकाल पड़ा, तो अकाल के कारण से जो लूटपाट की घटनाएं होती हैं, है ना, लूटपाट की घटनाओं में क्या होती है, आपका वृद्धि होती है ना। ये प्लस साइन लगाने का मतलब है कि लूटपाट की घटनाओं में क्या होगी, वृद्धि होगी। थोड़ा सा इसको लूटपाट की घटनाओं में क्या होती है, आपका वृद्धि होती है। सरकार को यहां पर क्या करना चाहिए था, राहत पहुंचाना चाहिए था, लेकिन राहत ना पहुंचाकर क्या करती है, आपका दमन करना एक तरह से शुरू करती है, दमन करना शुरू करती है। और दमन करने के लिए ध्यान रख लीजिएगा, ये तो हो गया आपका प्रथम चरण, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रख लीजिएगा, दमन करने के लिए सबसे पहले भेजा जाता है किसको, आपका सबसे पहले भेजा जाएगा कैप्टन ब्रुक को। 1772 के आसपास में कैप्टन ब्रुक को भेजा जाएगा। उसने जो भी विद्रोही लोग थे, जो एक तरह से विद्रोह कर रहे थे, लूटपाट की घटनाओं में लिप्त थे, ठीक है, उनको जो है एक तरह से दबाया, मार भगाया, और तियूरगढ़ पर कब्जा कर लिया, जो कि एक तरह से आंदोलनकारियों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। 800 सैनिकों के साथ आने वाला कैप्टन ब्रुक अगले 2 सालों तक एक तरह से लोगों का शोषण करेगा। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग ने भेजा किसको, जेम्स ब्राउन को। जेम्स ब्राउन आएगा, उसने भी वही काम किया जो कैप्टन ब्रुक ने किया था, ठीक है, सैकड़ों आदिवासियों का शोषण, मारना, पीटना, फांसी पर चढ़ा देना, ये सारी घटनाएं एक तरह से हो रही थी, ठीक है, ये सारी घटनाएं हो रही थी। लेकिन कैप्टन जेम्स ब्राउन के बाद आता है कौन, ऑगस्टस क्लीवलैंड। और ये ऑगस्टस क्लीवलैंड की जब हम एक तरह से बात करते हैं, तो आया कब, 1778 में। ऑगस्टस क्लीवलैंड एक तरह से आता है कब, 1778 में। इसने एक नीति अपनाई, और उस नीति को कहा जाता है आपका क्या, फूट डालो की नीति। की नीति अपनाता है। इसने जो है एक तरह से जो पहाड़िया सरदार थे, ठीक है, पहाड़िया सरदार को समर्थक बनाया, ठीक है, सपोर्टर बनाया। इसके अलावा इन पहाड़िया लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता था, कर नहीं लिया जाता था, पुलिस में भर्ती कराई जाती थी, भर्ती शुरू हो गया, लेकिन संथालों को कुछ नहीं मिलता था। अब इस फूट डालो नीति के तहत जो है, ठीक है, पहाड़िया लोगों को नकदी भत्ता मिलना शुरू हुआ।
नकदी भत्ता मिलना प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब इसी नकदी भत्ता को ये जो जगन्नाथ देव आप देख रहे हैं यहां पर जो नाम, यही जगन्नाथ देव क्या करते हैं, ठीक है, इसे षड्यंत्र करार देते हैं। अपने आप को हम हाइड कर दें ताकि आपको जो है चीजें साफ साफ दिखाई दे। नकदी भत्ता जो देना शुरू हुआ, ठीक है, कैश अलाउंसेस जो मिलना शुरू हुआ, उस कैश अलाउंसेस को क्या करार दिया आपका, कंस्पिरेसी। षड्यंत्र, षड्यंत्र करार दिया। और ये षड्यंत्र करार किसने दिया, वो दिया आपका कोई और नहीं बल्कि जो है आपका जगन्नाथ देव ने। जगन्नाथ देव ने कहा कि ये अंग्रेजों का क्या है, एक प्रकार का षड्यंत्र है। लोगों को इकट्ठा किए और 1778 में विद्रोह कर दिया, है ना। क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। किसने, जगन्नाथ देव ने, कि नकदी भत्ता एक साजिश है, जनजातियों को एक साथ रहना चाहिए, न कि इस, जब कर नहीं लिया जाता था तो अंग्रेज वहां का कर नहीं लिया जाता था। आपको तब इस क्षेत्र के बारे में मालूम नहीं है, ठीक है, इसलिए आप कह रहे हैं कर नहीं लिया जाता था। किसने कहा कर नहीं लिया जाता था, ठीक है। और नकदी भत्ता का बात है कि वो धीरे धीरे जो है एक तरह से मिलाने के लिए, अपने साथ मिलाने के लिए, जो फूट डालो की नीति है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए उनसे कर नहीं लिया जाता था। किनसे, पहाड़िया लोगों से। और अकाल पड़ने के कारण से ये नकदी भत्ता मिलना शुरू हुआ था, अकाल पड़ने के कारण से नकदी भत्ता मिलना शुरू हुआ था, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। अब जगन्नाथ देव ने इस नकदी भत्ता को एक कंस्पिरेसी करार दिया और अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर देंगे, आपका विद्रोह कर देंगे, आंदोलन कर देंगे। कौन, तो जगन्नाथ देव। जनजातियों को इकट्ठा करके विद्रोह शुरू कर दिया। हालांकि विद्रोह को क्या कर दिया जाता है, आपका दमन कर दिया जाता है जल्दी ही, है ना, जल्द ही दमन कर दिया जाए। अगले 2 सालों तक हर एक चीज क्या होगा आपका, सर आप ही थर्ड पॉइंट लिखे हैं और कर, अरे कर नहीं लिया जाता था बाबा, ये पहाड़िया लोगों को, ठीक है, पहाड़िया लोगों से कर नहीं लिया जाता था क्योंकि इन पहाड़िया सरदारों को अपना समर्थक बनाया था। ये फूट डालो की नीति ऐसी थी जहां पर एक समुदाय के साथ, है ना, काजल और एक समुदाय के साथ कांटे वाला काम किया जाता था। और इसीलिए पहाड़िया लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए इनसे कर नहीं लिया जाता था। इनको पुलिस में भर्ती करना शुरू कर दिया गया, इनको नकदी भत्ता देना शुरू किया और इसी नकदी भत्ता को कंस्पिरेसी करार दिया गया जगन्नाथ देव के द्वारा। और अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया, आपका विद्रोह कर दिया, है ना, ध्यान रख लीजिएगा। अब विद्रोह को जल्दी एक तरह से दबा दिया जाएगा और इसके बाद अंग्रेजों ने एक और चाल चली और वह चाल था क्या, तो राजमहल एरिया को सरकारी संपत्ति घोषित करना, है ना, राजमहल एरिया को सरकारी संपत्ति घोषित करना, ठीक है। इसका एक तरह से लास्ट फेज का एक तरह से उद्देश्य था, याद रखिएगा। तो दरअसल अंग्रेजी सरकार दामिन एक को, है ना, ये जो रानी सर्वेश्वरी जो विरोध करती हैं, रानी सर्वेश्वरी जो विरोध करती हैं, ठीक है, इनका कारण क्या था, मैं यहां पे ना लिख के यहां पे लिख देता हूं। विरोध का कारण, दामिने को, दामिने को, ठीक है, इस नाम से सरकारी संपत्ति घोषित करना था।
सरकारी संपत्ति घोषित किए जाने का प्रावधान अंग्रेजी सरकार ने बनाया। जब ये बात पता चली महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी को, तो उन्होंने इसका विरोध किया। हालांकि अगस्टस क्लीवलैंड के आदेशानुसार रानी सर्वेश्वरी की संपत्ति 6 मई 1783 ईस्वी को जब्त कर लिया गया और फिर इनको डाल दिया जाएगा कहां पे, जेल में। और जेल में डाल दिए जाने के बाद रानी सर्वेश्वरी की 6 मई 1807 ईस्वी को डेथ हो जाती है। और इस तरीके से जो चौथा एक तरह से चरण है पहाड़िया रिवोल्ट का, वह हो जाएगा आपका पहाड़िया रिवोल्ट का, ठीक है, जो कहानी है वो हो जाएगा आपका समाप्त। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई डाउट? किन्हीं को कोई दिक्कत बताइए। अभी जो कंफ्यूजन है, ठीक है, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर हम यहां पर बात करें, ठीक है, तो ये विद्रोह हो जाएगा आपका समाप्त और इसके बाद आएगा क्या, तमाड़ विद्रोह। हालांकि ऐसे तमाड़ विद्रोह से पहले अगर हम देखें तो तिलका मांझी आंदोलन एक तरह से पढ़ सकते हैं। लेकिन तमाड़ विद्रोह एक छोटा सा विद्रोह है, हालांकि व्यापक तरीके से हुआ पंच परगना क्षेत्र में। केवल इसका फैक्ट याद रख लीजिएगा, कब हुआ, 1782 से लेकर आपका 1821 तक। कहाँ पर हुआ, तमाड़ रांची में। और ये तमाड़ रांची की बात करेंगे तो ये कौन सा एरिया होगा आपका, ये वाला एरिया होगा, तमाड़ रांची, राइट। 6 अलग अलग चरणों में हुआ। पहला चरण जिसका कारण था नागवंशी एवं कंपनी सरकार का अत्याचार एवं शोषण। नेतृत्व किन्होंने किया, तो ठाकुर भोलानाथ सिंह ने। दमनकर्ता कौन, तो मेजर जेम्स क्रॉफर्ड। ये बात एक तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है, मेजर जेम्स क्रॉफर्ड। अब मेजर जेम्स क्रॉफर्ड ने जब 1783 में विद्रोह को दमन कर दिया, तब जाके जो है अगले, ठीक है, अगले जो है आपका कई सालों तक विद्रोह एक तरह से शांत रहेगा। लेकिन दूसरा फेज शुरू होता है 1789 में, 1789 में। और ये जो विद्रोह किया गया था ये टैक्सेशन के अगेंस्ट में था, ठीक है, कर के विरोध में एक तरह से यह आंदोलन किया जाता है। विष्णु मानकी और मौजी मानकी के नेतृत्व में लगभग 3000, है ना, लगभग 3000 मुंडाओं ने टैक्स न देने का एक तरह से आंदोलन किया। हालांकि कैप्टन होगन को भेजा जाता है इस विद्रोह के दमन के लिए, लेकिन यह क्या हो जाएगा आपका, आदिवासियों से हार जाएगा और विद्रोह को दमन करने में असफल हो जाएगा। तब जाके जो है लेफ्टिनेंट कूपर को भेजा जाता है और इसने जुलाई 1789 ईस्वी को, है ना, कब, जुलाई 1789 ईस्वी को विद्रोह को पूरी तरह से क्या कर देगा, आपका दमन कर देगा, है ना, दमन कर देगा। अगले 5 सालों तक यह विद्रोह शांत रहेगा और 1700, ठीक है, 94 ईस्वी में फिर से एक तरह से यह विद्रोह शुरू होगा और थोड़ा व्यापक तरीके से शुरू होता है ना, व्यापक तरीके से। तो राहे के राजा नरेंद्र शाही द्वारा अंग्रेजों का एक तरह से साथ देना यह सबसे बड़ा कारण बना, राइट। तो इस विद्रोह का नेतृत्व किन्होंने किया, ठाकुर भोलानाथ सिंह, ठाकुर विश्वनाथ सिंह
ठाकुर हीरानाथ सिंह, ठाकुर शिवनाथ सिंह, रामशाही मुंडा और ठाकुरदास मुंडा इन लोगों ने नेतृत्व किया। हालांकि विद्रोह को एक तरह से दमन किया जाता है किसके द्वारा? कैप्टन लिमंड तथा कैप्टन बेन के द्वारा, क्योंकि जो है एक व्यापक तरीके से ये फैल रहा था। लेकिन ठाकुर भोलानाथ सिंह, ठाकुर विश्वनाथ सिंह इन लोगों की गिरफ्तारी के साथ ही जो है विद्रोह क्या हो जाएगा? आपका ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो शुरू होगा आपका चौथा चरण, जो कि 1807-8 में एक तरह से चलता है। दुखन शाही के नेतृत्व में चौथे फेज का एक तरह से शुरुआत हुआ। हालांकि कैप्टन रफसेज ने विद्रोह को एक तरह से जल्दी दबा दिया। तब जाके शुरू होगा आपका कौन सा? पांचवा चरण। और पांचवें चरण की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो नवागढ़ का जागीरदार हुआ करता था बख्तर शाह। बख्तर शाह ने क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। तो जब एक तरह से इसने विद्रोह किया तब जाके सिंहभूम के जो राजा थे उसने लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल को एक तरह से बुलाया, है ना, और लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल ने इस विद्रोह को क्या कर दिया? आपका जल्दी दमन कर दिया। क्योंकि लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल बख्तर शाह के गढ़ पर जब अटैक किए तब जाके बख्तर शाह भाग कर चला गया कहां पे? आपका सुरगुजा का क्षेत्र। और विद्रोह यहां पर जो पांचवा चरण है वो हो जाएगा समाप्त। और लास्ट आएगा 1819 से लेकर जो आपका 1821 तक, जहां पर रुदन मुंडा, कुंता मुंडा ये दो प्रमुख मुंडा एक तरह से शामिल रहेंगे। हालांकि इसके अलावा दौलत राय मुंडा, मंगल राय मुंडा, गाजी राय मुंडा, मोची राय मुंडा, भद्रा मुंडा, झलकारी मुंडा, टेपा मानकी, चंदन सिंह, घुंसा सरदार आदि लोग भी एक तरह से शामिल थे। और ऐसा कहा जाता है कि रुदन मुंडा और कुंता मुंडा के साथ तकरीबन 5000 मुंडा एक तरह से शामिल थे। लेकिन ठीक है, विद्रोह बहुत एक तरह से व्यापक न हो और इसीलिए ई रफसेज एवं जे कोलविन को भेजा गया और इन दोनों ने मिलकर विद्रोह को क्या कर दिया? दमन कर दिया। ध्यान रखेंगे, है ना, दमन कर दिया। तो बहुत ज्यादा आपको तमाड़ विद्रोह में याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तमाड़ विद्रोह 6 अलग अलग चरणों में हुए, केवल ये ध्यान रख लीजिएगा। और ये 6 अलग अलग चरण की बात करते हैं तो पहला जो आपका 1700, ठीक है, 82 से लेकर आपका जो है 1783 ईस्वी तक ये पहला चरण हुआ। सेकेंड फेज की बात करते हैं तो 1789 में सेकेंड फेज हुआ। थर्ड फेज की बात करते हैं तो 1794 से लेकर आपका जो है 95 नहीं कह सकते, 98 कह सकते हैं, 98 तक चला। इसके बाद जो है आपका ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। फोर्थ की बात करते हैं तो आपका 1807 से लेकर 1806 से लेकर 7 तक, ठीक है, 1806 से लेकर 7 तक इन्होंने रूल किया। इसके बाद रूल क्या बोल रहा हूं आपका, ये विद्रोह किया। इसके बाद देखिएगा 1810 से लेकर आपका 12 में, ठीक है, अगला चरण होगा। और 1819 से लेकर आपका 1821 तक, है ना, ये एक तरह से ध्यान रख लेनी। ये अगर आपको याद हो जाएगा कि ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है, ये चौथा चरण है, ये पांचवा चरण है, ये छठा चरण है, तो आधे सवाल आपके ऐसे ही बनने शुरू हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो है इसके बाद आएगा आपका कौन सा? इसके बाद आएगा आपका तिलका मांझी आंदोलन, ठीक है, तिलका मांझी आंदोलन। मैं आप सभी से बस 2 मिनट का एक तरह से ये लेना चाहूंगा, ब्रेक लेना चाहूंगा। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट।
ओके, वेलकम बैक। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले, अब आज का एक तरह से लास्ट होगा, तिलका मांझी आंदोलन। तिलका मांझी आंदोलन की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि तिलका मांझी के संबंध में थोड़ा है ना कंट्रडिक्शन है कि ये एक संथाल थे या फिर जो है आपका पहाड़िया। कुछ राइटर्स मानते हैं कि ये पहाड़िया थे, कुछ राइटर्स मानते हैं ये संथाल थे। फिलहाल जो भी हो, लेकिन हमें समझना है, वैसे कुछ इंफॉर्मेशन है आपका, देख सकते हैं कि तिलका मांझी लेड द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1772। द रिवोल्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड the revolt was against the exploitation of tribal resources in the wake of the 1770 famine in Santhal Parganas. Tilka Manjhi united the Adivasis to defy the divide and rule policy of Lord Clive, using sal leaves to spread the masses. He continued to fight for 15 years. He was captured and tied to a horse and dragged all the way to Bhagalpur, Bihar, और वहीं पर उनको फांसी। खैर, हम बात करते हैं सबसे पहले बेसिक चीजों के बारे में, आखिर क्या है सो, कब हुआ, 1773 से लेकर 85 तक। ऐसे किताबों में देखिएगा तो 1783 से लेकर आपका जो है 85 लिखा हुआ मिलता है। तो अगर ऑप्शन में जैसा रहेगा उस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। कहाँ पे हुआ यह विद्रोह? संथाल परगना के भागलपुर क्षेत्र में, संथाल परगना एवं भागलपुर के क्षेत्र में। कारण क्या था? अगस्टस क्लीवलैंड के फूट डालने की नीति के विरोध में। नेतृत्व किसने किया? आपका तिलका मांझी ने किया, उर्फ जबरा पहाड़िया। और दमनकर्ता कौन हुए? अगस्टस क्लीवलैंड और जो है आयरकूट। हालांकि अगस्टस क्लीवलैंड की ही हत्या कर दी जाती है। ठीक है, इसमें जो है आपका संदेश पहुंचाने का माध्यम वो था आपका ताल पत्ता। ठीक है, यहां पर ध्यान रख लीजिएगा। इसकी हत्या 13 जनवरी 1784 को, ठीक है, तिलका द्वारा, तिलका द्वारा। और जो आपका तिलका मांझी को फांसी जो दिया गया था, तेरह जनवरी 1785 को एट भागलपुर, बिहार में। ठीक है, याद रख लीजिएगा, बरगद के पेड़ पर, बरगद के पेड़ पर। ठीक है, याद रख लीजिएगा। इन्हीं को तिलका मांझी को आदि विद्रोही कहते हैं। ये बात एक तरह से ध्यान रख लीजिएगा। क्यों कहा जाता है आदि विद्रोही? क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले ये पहले आदिवासी थे, इसीलिए इनको आदि विद्रोही कहते हैं। याद रख लीजिए, है ना। अब पूरी कहानी हम आपको एक तरह से बता देते हैं कि आखिर हुआ क्या। आपको भी मालूम है 1770 में संथाल परगना के क्षेत्र में अकाल पड़ा। 1772 ईस्वी में कैप्टन ब्रुक को भेजा गया, उसने दमन किया लोगों का। फिर जेम्स ब्राउन को भेजा गया, उसने भी दमन किया लोगों का। अगस्टस क्लीवलैंड 1778 ईस्वी में भागलपुर के कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने, यानी अगस्टस क्लीवलैंड ने एक नीति लेकर आए, या अगस्टस क्लीवलैंड ने एक नीति लेकर आया जिसे फूड डालने की नीति, यानी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी एक तरह से बोलते हैं। याद रख लीजिए, यानी एक तरफ जो संथाल हैं उनसे टैक्स लिया जाता था
पहाड़िया लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता था, पहाड़िया लोगों को भत्ता दिया जाता था, ठीक है, संथालों को कुछ नहीं दिया जाता था। पहाड़िया लोगों को पुलिस में भर्ती कराई जाती थी, संथालों को पुलिस में भर्ती नहीं कराया जाता था। मात्र 9 महीने के भीतर 40 पहाड़िया सरदारों को अगस्टस क्लीवलैंड ने अपना समर्थक बना लिया, ठीक है, लेकिन संथालों के साथ किसी तरह की कोई सिंपैथी नहीं थी और इसी चीज का विरोध किया तिलका मांझी ने और संदेश पहुंचाया घर घर साल के पत्ता में लिख कर कि हमें एक साथ रहना है ना, चाहे ब्रिटिश सरकार कितना भी बहकावे में आपको लाने की कोशिश करे, है ना। और इस तरह से लोगों का विश्वास जीत करके तिलका मांझी ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 13 जनवरी 1784 ईस्वी को तिलका मांझी ने तीर मारकर, याद रख लीजिएगा, 13 जनवरी 1784 को तिलका द्वारा तीर मारकर एक तरह से क्या कर दी गई, आपका जो है अगस्टस क्लीवलैंड की हत्या कर दी गई, राइट। अब जो है तिलका मांझी जंगलों में छिप करके, जो वंचरी जोर नामक स्थान था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, इस आंदोलन का अगर आपसे केंद्र पूछा जाएगा तो केंद्र था आपका वंचरी जोर नामक स्थान से जो एक तरह से क्या करने लगे, ये विद्रोह करने लगे। लेकिन जौराहा पहाड़िया नामक व्यक्ति ने आयरकुट को, यानी सर आयरकुट जो तिलका मांझी को पकड़ने के लिए नियुक्त किया गया था, सर आयरकुट को जानकारी दे देता है और तिलका मांझी जो है 1785 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। घोड़े के पूंछ में पीछे बांध करके घसीटते हुए इनको जो है भागलपुर ले जाया जाता है और वहीं पर 13 जनवरी 1785 ईस्वी को फांसी दे दी जाएगी। जस्ट एक साल के बाद, जिस दिन एक तरह से, है ना, अगस्टस क्लीवलैंड को तीर मारकर हत्या कर दिया गया था, उसी दिन। और इस तरह से झारखंड में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति अगर कोई हैं तो वह आपका तिलका मांझी। इन अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले अगर कोई व्यक्ति हैं तो वह आपका तिलका मांझी, और इसलिए इनको आदि विद्रोही कहते हैं, है ना, आदि विद्रोही कहते हैं। इसके बाद जो है अगले क्लास में हम बाकी सारे रिवोल्ट देखेंगे, क्योंकि एक क्लास 2 क्लास में पॉसिबल नहीं है। हम अगले क्लास में एक तरह से इसको कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक क्लास में आपका ये पूरा समाप्त हो जाए, ठीक है। चलिए आज की क्लास को रखते हैं फिलहाल यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इज देयर एनी डाउट? कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हालांकि मैं तो मतलब रिवीजन की तरह नहीं, बल्कि जो एक तरह से जो एक फाउंडेशन कोर्स होता है उस तरह से आप सभी को बता रहा हूँ। थोड़ा हमें फास्ट पकड़नी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमें, ठीक है। किन्हीं को कोई सवाल, किन्हीं को कुछ पूछना है? और पीडीएफ आपको कल मिल जाएगा इसका, क्योंकि एक ही बार अगर सारा अब बांट बांट के देंगे तो अजीब होगा, ठीक है, एक ही बार दे देंगे वो ज्यादा सही है। इज देयर एनी क्वेश्चन प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, डियर ऑफिसर्स? टाइम चेंज नहीं सर, टाइम का बहुत इशू है। मैं सुबह से लेकर जो है आपका रात के 11 बजे तक क्लासेस ले रहा हूँ, मतलब बीच में रत्ती भर का भी फुर्सत नहीं है, तो टाइम तो चेंज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। डू टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट डे एंड कह सकते हैं हैव अ स्वीट ड्रीम टू यू ऑल। बाय बाय एवरीवन।